गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का government.vlogs यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन। हम क्लास 10th की साइंस की महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में चर्चा कर रहे हैं जो कि बोर्ड परीक्षा 2023 में आने वाले हैं, और उस संबंध में आज अध्ययन करेंगे चैप्टर नंबर 14 जिसका नाम है ऊर्जा के स्रोत या सोर्स ऑफ एनर्जी। इस सोर्स ऑफ एनर्जी से आपके 4 अंक आएंगे। अब हमारा गोल है 4 में से 4 प्राप्त करना। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि इन 4 अंकों के लिए आरबीएसई बोर्ड की फ्रेमिंग क्या होगी, उसके बारे में देखते हैं। तो आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 का 11th आएगा, वो भी अवबोध संबंधित आएगा, 1 नंबर का आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का 11वां आएगा और ज्ञान उपयोग संबंधी आएगा, अर्थात न्यूमेरिकल टाइप का आएगा। क्वेश्चन नंबर 16वां आएगा जो ज्ञान का होगा, अर्थात डायरेक्ट प्रश्न पूछेगा, 2 अंक का होगा। इस प्रकार 1 + 1 + 2 अर्थात 4 अंक हो गए। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन 1 का 11th की निम्नलिखित संभावनाएं हैं, और उसमें से पहली है पवनों का देश किस देश को कहते हैं। जहां पर पवन चक्कियां सर्वाधिक होती हैं उसे ही हम पवनों का देश कहते हैं, और वो देश है डेनमार्क। वो देश कौन सा है? डेनमार्क। डेनमार्क को हम कहते हैं पवनों का देश। दूसरा है पवन ऊर्जा उत्पादन के लिए पवन का अनुकूल वेग क्या है। देखो, पवन ऊर्जा उत्पादन के लिए पवन का अनुकूल वेग 15 किलोमीटर पर आवर है। यदि 15 किलोमीटर पर आवर से कम हवाएं चलेंगी तो हम पवन ऊर्जा का उत्पादन नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है प्राचीन काल में ऊष्मीय ऊर्जा का सबसे अधिक सामान्य स्रोत क्या था। और प्राचीन काल में ऊर्जा का सबसे सामान्य स्रोत था लकड़ी। क्या था? लकड़ी। क्वेश्चन नंबर 4 लीजिए, 1 मेगावाट के जनित्र के लिए पवन ऊर्जा फार्म को कितनी भूमि चाहिए। यानी कि हम 1 मेगावाट पवन ऊर्जा प्राप्त करें तो उसके लिए जमीन कितनी चाहिए, तो वो चाहिए 2 हेक्टर। कितनी चाहिए? 2 हेक्टर। देखो, क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 यानी 2 और 4 कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि पवन ऊर्जा की हानियां बताइए। देखो, सीधा सा प्रश्न है, पवन ऊर्जा की हानियां बताइए। अब देखो, सबसे पहली हानि तो क्या है, यदि पवन 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से नहीं चलेगी तो हम पवन ऊर्जा का उत्पादन नहीं कर सकते हैं। ये एक प्रकार की हानि है। दूसरी, 1 मेगावाट के जनित्र के लिए पवन फार्म के लिए 2 हेक्टेयर जमीन की जरूरत पड़ती है, अर्थात जमीन आसानी से अवेलेबल नहीं हो पाती है। ये भी पवन ऊर्जा प्राप्त करने की हानियां हैं। दूसरा क्या है, जैसे आंधियां और तूफान आती हैं तो जो पवन ऊर्जा संयंत्र हैं वो टूट फूट जाते हैं, जिन्हें रिपेयर बाद में दोबारा रिपेयर करने में काफी खर्चा होता है। तो ये क्या है? पवन ऊर्जा की हानियां है। कई बार 2 नंबर का प्रश्न पूछ लेता है, पवन ऊर्जा की हानियां लिखिए। अधिक वेग की आवश्यकता होती है जो कि हमेशा अवेलेबल नहीं होता है, और वो वेग कितना होता है? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अधिक भूमि की आवश्यकता होती है जो कि सब अवेलेबल नहीं करवा सकते हैं। तीसरी, हमारे भारत में आंधी तूफान ज़्यादा आते हैं जिससे पवन ऊर्जा संयंत्र टूट फूट जाते हैं, जिन्हें रिपेयर करने में काफ़ी नुकसान होता है। क्वेश्चन नंबर 5 लीजिए, हाइड्रोजन बम कौन सी क्रिया पर आधारित है। तो हाइड्रोजन जो बम होता है वो आपका संलयन अभिक्रिया पर आधारित है, जिसके आगे हम विस्तृत चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का 11 जो कि 1 नंबर का आएगा, और पहला है ज्वार भाटा किसे कहते हैं। ज्वार भाटा किसे कहते हैं? समुद्र में जल के स्तर के छड़ने वह उतरने की प्रक्रिया को ज्वार भाटा कहते हैं। ज्वार भाटा किसे कहते हैं? समुद्र में जल के स्तर के छड़ने वह उतरने की प्रक्रिया को ज्वार भाटा कहते हैं। समुद्र में जल के स्तर के छड़ने वह उतरने की प्रक्रिया को ज्वार भाटा कहते हैं। समुद्र में जल के स्तर के छड़ने वह उतरने की
परिघटना को ज्वार भाटा कहते हैं। तो सीधा सा प्रश्न था, समुद्र में जल के स्तर के चढ़ने व उतरने की परिघटना को हम क्या कहते हैं? ज्वार भाटा कहते हैं। क्वेश्चन थर्ड के 11th का क्वेश्चन नंबर 2 है, धूप में रखे सौर सेल से कितनी विद्युत ऊर्जा उत्पादन हो सकती है? धूप में रखे सौर सेल से कितनी ऊर्जा उत्पन्न हो सकती है? देखो यहां पर सौर सेल है, सौर पैनल नहीं है। देखो सौर सेल और सौर पैनल में अंतर होता है। सौर पैनलों के संग्रह, सौर सेल के संग्रह को सौर पैनल कहते हैं, और एक सौर पैनल हम धूप में रखें तो 0.7 वाट ऊर्जा प्राप्त होती है। 0.7 वाट विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न के पूरे नाम लिखिए। एलपीजी, देखो एलपीजी, एलपीजी LIQUEFIED लिक्विडिफाइड पेट्रोलियम गैस, ये तो अंग्रेजी में हो गया। इसे हम कहते हैं द्रवित पेट्रोलियम गैस, द्रवित पेट्रोलियम गैस। दूसरा क्या है? CNG, अंग्रेजी में कहते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। हिंदी में से कहते हैं संपीड़ित प्राकृतिक गैस। और थर्ड है OTEC, OTEC ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन प्लांट। ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन प्लांट, इसका हिंदी में हो जाएगा सागरीय तापीय ऊर्जा रूपांतरण प्लांट। सागरीय तापीय ऊर्जा रूपांतरण प्लांट। फोर्थ क्वेश्चन है, जैव मात्रा अर्थात बायोमास किसे कहते हैं? थर्ड का फोर्थ। पादपों और जंतुओं के शरीर में उपस्थित, पादपों और जंतुओं के शरीर में उपस्थित पदार्थों को जैव मात्रा या बायोमास कहते हैं। उदाहरण आपके हैं लकड़ी, गोबर के उपले और थर्ड है सब्जियों के
अवशिष्ट। तो यह है आपका जैव मात्रा या जैव द्रव्यमान भी कह सकते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 5 है, नाभिकीय संलयन के लिए कितने तापमान की आवश्यकता होती है? क्वेश्चन नंबर 3 का 5th, नाभिकीय संलयन के लिए कितने तापमान आवश्यक होता है? तो वो होता है 10⁷ केल्विन। कितना होता है? 10⁷ केल्विन। क्वेश्चन नंबर जो 16 है, ज्ञान संबंधी आएगा 2 अंक का, और उस प्रश्न से संबंधित निम्नलिखित संभावनाएं हैं। पहली संभावना है सौर ऊर्जा के नवीकरणीय वह अनवीकरणीय स्रोत की परिभाषा लिखिए। तो क्वेश्चन नंबर 16 का पहला क्वेश्चन, वे प्राकृतिक स्रोत ऐसे प्राकृतिक स्रोत जिनका प्रकृति में पुनः चक्रण होता है उसे नवीकरणीय स्रोत कहते हैं। ऐसे प्राकृतिक स्रोत जिनका प्रकृति में पुनर्चक्रण होता है उसे नवीकरणीय स्रोत कहते हैं। उदाहरण के लिए देखिए आप, नंबर 1 जल, नंबर 2 वन। जल का हम पुनर्चक्रण होता है और वन का भी पुनर्चक्रण होता है। अब इसमें दूसरा था ऐसे प्राकृतिक स्रोत जिनका प्रकृति में पुनर्चक्रण नहीं होता है उसे अनवीकरणीय स्रोत कहते हैं। पुनर्चक्रण होता है तो नवीकरणीय, पुनर्चक्रण नहीं होता है तो अनवीकरण कहते हैं। उदाहरण के लिए पेट्रोलियम, कोयला, ये क्या है? अनवीकरणीय स्रोत हैं। इनका पुनः चक्रण नहीं किया जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन है सौर पैनल क्या होते हैं? सौर पैनलों के 2 लाभ लिखिए। क्वेश्चन नंबर 2 16 का 2। देखो मैंने पहले भी कहा था सौर पैनल, जो सौर पैनल होते हैं वो सौर सेल का संग्रह होता है। सौर पैनल सौर सेलों का संग्रह होता है या सौर सेलों के संग्रह को, सौर सेलों के संग्रह को सौर पैनल कहते हैं। सौर सेलों के संग्रह को सौर पैनल कहते हैं। अब देखो ये जो सौर सेल होते हैं, ये जो सौर सेल होते हैं वो अर्धचालक से बनते हैं, अर्धचालकों से बनते हैं। और ये अर्धचालक हैं आपका सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम और सेलेनियम। इनसे मिलकर सौर सेल बनते हैं और सौर सेलों के संग्रह को सौर पैनल कहते हैं। और इन सौर पैनलों के उपयोग आप अच्छी तरह जानते हो। पहला उपयोग है सड़क पर प्रकाश करने में, सौर पैनलों का यूज किया जाता है। दूसरा
जल पंप के लिए भी कार्य किया जाता है, जल पंप के रूप में देखो, आपने किसानों में देखा होगा कि सौर पैनलों द्वारा वो जल पंप से पानी बाहर निकालने में इनका उपयोग करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, ऊर्जा के उत्तम स्रोत की विशेषताएं लिखिए। देखो, ऊर्जा का उत्तम स्रोत की विशेषताएं की बात करें तो ऊर्जा के उत्तम स्रोत की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहली सबसे बड़ी जो विशेषता है वो है सस्ते होने चाहिए, सस्ते होने चाहिए, पहली विशेषता। दूसरी विशेषता, प्रति एकांक द्रव्यमान, प्रति एकांक द्रव्यमान या प्रति एकांक आयतन अधिक कार्य करे, अधिक कार्य करे। ऊर्जा के उत्तम स्रोत वो कहलाते हैं जो प्रति एकांक द्रव्यमान या प्रति एकांक आयतन में अधिक कार्य करें, में अधिक कार्य करें। थर्ड है जिनका भंडारण आसान हो, जिनका भंडारण आसान हो, वो क्या होते हैं? ऊर्जा के उत्तम स्रोत होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन अभिक्रिया क्या है, समझाइए। फोर्थ आप देखिए, पहले हम देखते हैं नाभिकीय विखंडन। और दूसरा हम देखेंगे नाभिकीय संलयन। देखो, जो नाभिकीय विखंडन है उसमें एक भारी नाभिक दो हल्के नाभिकों की टूटने की परिघटना को हम क्या कहते हैं? नाभिकीय विखंडन। जबकि इसके नाम से स्पष्ट है, जब दो हल्के नाभिक जुड़कर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? नाभिकीय संलयन कहते हैं। क्या कहते हैं? नाभिकीय संलयन कहते हैं। तो मैं लिख देता हूं, जब एक भारी नाभिक दो हल्के नाभिकों में टूटने की परिघटना को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। एक भारी नाभिक के दो हल्के नाभिक में टूटने की घटना को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। और इसका उल्टा क्या जाएगा? दो हल्के नाभिकों के जुड़कर एक भारी नाभिक बनने की घटना को नाभिकीय संलयन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, ऊर्जा का उत्तम स्रोत चारकोल होता है। और आप ये भी जानते हो, लकड़ी को वायु की सीमित मात्रा में जलाकर चारकोल बनाया जाता है। मैं अपनी बात को पुनः रिपीट करता हूं, लकड़ी को वायु की सीमित मात्रा में जलाकर चारकोल बनाया जाता है। तो हमारा आंसर होगा चारकोल लकड़ी से उत्तम होता है। क्वेश्चन नंबर 5 होगा चारकोल लकड़ी से उत्तम होता है। कारण बताइए। पहला कारण, चारकोल लकड़ी की अपेक्षा कम धुआं देता है। चारकोल कम स्थान घेरता है, जबकि लकड़ी ज्यादा स्थान घेरती है। चारकोल को
एक स्थान से दूसरे स्थान तक सरलता से ले जा सकते हैं। जबकि लकड़ी को ले जाने में हमें भारी वाहनों की जरूरत पड़ती है, जैसे क्रेन की भी जरूरत पड़ सकती है। और जो अंतिम है चारकोल कम ज्वाला से जलता है। चारकोल कम ज्वाला से जलता है, जबकि लकड़ी में जलने में अधिक ज्वाला निकलती है। तो इसलिए चारकोल लकड़ी से ज़्यादा उपयुक्त है, ज़्यादा उत्तम है। प्यारे विद्यार्थियों, मैंने बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए कक्षा 10 के विज्ञान के पेपर के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला तैयार करी है। अब आपकी भी जिम्मेदारी है कि मेरे government.vlogs यूट्यूब चैनल को लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद।